स्टूडेंट्स, आई एम BL चौधरी, टीम बॉटनी CLC सीकर। हाँ तो बेटा, लेक्चर 15 में आपका स्वागत है और लेक्चर 15 में आज अपन हैं और आज अपन पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी है। यस, तो बेटा जी देखो, ध्यान दो कि साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA। क्या बोलते हैं बताओ? BGA, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। यस बेटा, तो देखो अपन ने आपको फर्दर दो ग्रुप बताए थे यू बैक्टीरिया के, एक बैक्टीरिया एक साइनोबैक्टीरिया। भाई पहले अपन ने मोनेरा में दो ग्रुप इंक्लूड किए थे, आर्कियोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया एक डिफर ग्रुप था, स्टडी कर लिया। यू बैक्टीरिया में बैक्टीरिया तो एक प्रारूपिक प्रोकैट कोशिका, बैक्टीरिया अच्छे से अपने स्टडी कर लिया। प्रारूपिक प्रोकैट कोशिका, बैक्टीरिया की लाइफ प्रोसेसेस, श्वसन, पोषण, जनन, उसका महत्व जो भी है। और अब आप यू बैक्टीरिया एक ग्रुप है साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA। तो इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे बेटा। अब आप समझ सकते हो बेटा कि जब वर्गीकरण की दो जगत प्रणाली थी तो बेटा आप समझ सकते हैं कि वर्गीकरण की द्विजगत अवधारणा के अनुसार, द्विजगत अवधारणा के अनुसार तो क्या था? वर्गीकरण की द्विजगत अवधारणा के अनुसार। तो बेटा जी ध्यान देना कि वर्गीकरण की जो दो जगत अवधारणा थी, द्विजगत अवधारणा थी, वहाँ किंगडम ही दो थे, प्लांटी और एनिमेलिया। तो वर्गीकरण की द्विजगत अवधारणा में तो ये जो साइनोबैक्टीरिया BGA थे, इनको वर्ग साइनोफाइसी, वर्ग साइनोफाइसी, क्लियर? साइनोफाइसी बेटा, तो इनको वर्ग साइनोफाइसी या मिक्जोफाइसी, मिक्जोफाइसी, साइनोफाइसी या मिक्जोफाइसी में सम्मिलित किया था, है ना बेटा? यानी दो जगत अवधारणा में आप जानते हो कि दो ही जगत थे, दो ही जगत थे, टू किंगडम। और बेटा वो जो टू किंगडम थे दैट इज फर्स्ट प्लांटी और सेकंड एनिमेलिया। अब जिनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट थी, चाहे वो यूनिसेलुलर एल्गी हो, चाहे वो एकोशिकी रूप हो, चाहे वो बहुकोश के शैवाल हो, है ना? तो जो शैवाल है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सारे किस्में थे, प्लांटी में थे। तो आप जानते हो कि ये साइनोफाइसी और मिक्जोफाइसी, ये आप समझ सकते हैं कि एल्गी की क्लास है, शैवाल के वर्ग हैं। एल्गी, एल्गी यानी शैवाल, तो ये बेटा शैवाल के ही वर्ग हैं। बात को समझे? और ये किसमें इंक्लूड थे? प्लांटी में। किसमें थे? प्लांटी में। बात को समझे? तो द्विजगत अवधारणा के अनुसार ये जो आपके ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, इनको शैवालों के वर्ग साइनोफाइसी, साइनोफाइसी और मिक्जोफाइसी में सम्मिलित किया गया था। और द्विजगत अवधारणा के अनुसार अर्थात इनको जगत प्लांटी में रखा गया था, है ना? लेकिन आप समझ सकते हैं कि भाई फिर जब 5 जगत अवधारणा आई, उसके बाद जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, तो बेटा जी ध्यान से सुनना कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 जगत वर्गीकरण में, 5 जगत वर्गीकरण में आपको पता होना चाहिए बेटा कि ये जो BGA थे, BGA, इनको BGA को किंगडम मोनेरा में सम्मिलित किया गया। BGA को बेटा कहाँ? किंगडम मोनेरा में, जगत मोनेरा में सम्मिलित किया गया। बात को समझे? किंगडम, मैं फिर लिखता हूँ, किंगडम मोनेरा में सम्मिलित किया गया। बात को समझे? क्यों किया गया भाई? क्यों किया गया? किंगडम मोनेरा में सम्मिलित क्यों किया गया? क्योंकि आप जानते हो इनका जो सेल स्ट्रक्चर था
यानी इनके अंदर क्या था, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन के कारण, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन के कारण, प्रोकैरियोटिक संगठन के कारण बेटा, प्रोकैरियोटिक संगठन के कारण, आराम से समझे। तो बेटा जी प्रोकैरियोटिक संगठन के कारण जब इनकी सेल प्रोकैरियोटिक टाइप की थी, प्रोकैरियोटिक प्रकृति थी, तो आप जानते हो कि 5 जगत वर्गीकरण के अनुसार जो भी प्रोकैरियोट हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे साइनोबैक्टीरिया, जो भी प्रोकैरियोट हैं वो किस में आएंगे, किंगडम मोनेरा में। यस, और जगत मोनेरा में आ गए तो फिर आप समझ सकते हो, जगत मोनेरा में आ गए है ना, आप समझ सकते हो। तो फिर उनको क्या नाम दिया गया, साइनोबैक्टीरिया। क्या नाम दिया गया, साइनोबैक्टीरिया। इनको साइनोबैक्टीरिया नाम दिया गया। बात को समझ रहे हो क्या आप, ICNB, ICNB क्लियर। यानी वही बात करें अपन इंटरनेशनल कोड है ना, यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर, या ऐसे कहूँ मैं बेटा, सीधी सी बात है कि ICNB यानी किसके अकॉर्डिंग सुझाया गया ये, ICNB है ना, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया। इसके अकॉर्डिंग ये सुझाया गया कि इनको सम्मिलित रूप से क्या कहा गया, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। और सीधी सी बात बता दो बेटा, ये पृथ्वी पर प्रथम सजीव थे, ये पृथ्वी पर प्रथम सजीव थे जिन्होंने ऑक्सी प्रकाश संश्लेषण की शुरुआत की। यस बेटा, यानी ये पृथ्वी पर प्रथम सजीव थे जिन्होंने ऑक्सी प्रकाश संश्लेषण की शुरुआत की। क्लियर, यानी कुल मिलाकर ये ऑक्सी प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं का, ऑक्सी प्रकाश जीवाणुओं का समूह है। बात को समझे, तो आप समझ रहे कि पृथ्वी पर प्रथम सजीव थे जिन्होंने ऑक्सी प्रकाश संश्लेषण की शुरुआत की। और बेटा आप समझ सकते हो कि ऑक्सी प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं का समूह है, कंप्लीटली फोटोसिंथेटिक है। देखो बेटा अपने बैक्टीरिया में क्या पढ़ा कि बैक्टीरिया ऑलमोस्ट या वेस्ट मेजॉरिटी हेटेरोट्रोपी यानी विषमपोषी होते हैं, कुछ स्वपोषी होते हैं। अब जो कुछ स्वपोषी होते हैं वो रसायन स्वपोषी या प्रकाश स्वपोषी हो सकते हैं। लेकिन बेटा जो प्रकाश स्वपोषी बैक्टीरिया, आपने क्या कहा था कि प्रकाश स्वपोषी बैक्टीरिया के अंदर पीएच सेकेंड नहीं है और सत्य क्लोरोफिल नहीं है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल है, बैक्टीरियोविरिडीन है। तो वहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में जल प्रयुक्त नहीं हुआ था। जब जल प्रयुक्त नहीं हुआ था तो ऑक्सीजन की विमुक्ति नहीं हुई थी, तो उनके प्रकाशन को अपने कहा था अनोक्सी प्रकाश संश्लेषण। जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हरे गंधक और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हरे गंधक जीवाणु और बैंगनी गंधक जीवाणु। बात को समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? यस। तो वो सारा जो आपको मैंने मोनेरा की स्टडी कराई, नेक्स्ट टेस्ट में वो पूरा मोनेरा आएगा बेटा। बात को समझे कि नहीं समझे? मोनेरा से फिर प्रोटिस्टा जो भी आगे आपका सिलेबस है। यस, तो बेटा आप समझ रहे हो। लेकिन बाकी जो बैक्टीरिया थे वो अनोक्सी थे। ये एक ऐसा समूह था जिसने क्या किया, ऑक्सी प्रकाश संश्लेषण। और ये पृथ्वी के ऊपर सबसे आदिम यानी सबसे फर्स्ट ग्रुप था, सबसे प्रथम समूह था जिसने क्या किसकी शुरुआत की, ऑक्सी प्रकाश संश्लेषण की। यानी पृथ्वी के ऊपर एरोबिक लाइफ को, वायवीय जीवन को शुरुआत करने के लिए कौन जिम्मेदार है? साइनोबैक्टीरिया। क्लियर? अर्थात अपन कहें कि पृथ्वी पर वायवीय जीवन की शुरुआत के लिए, वायवीय जीवन की शुरुआत के लिए साइनोबैक्टीरिया जिम्मेदार है। वायवीय जीवन की शुरुआत के लिए कौन जिम्मेदार है? साइनोबैक्टीरिया, एरोबिक लाइफ। इससे पहले पृथ्वी का आद्य वातावरण अपचाई था, रिड्यूसिंग नेचर का था।
ये समूह आने के बाद ही वो ऑक्सीडाइज हुआ, बात को समझे। तो जीवन की उत्पत्ति अपचाई वातावरण में हो सकती थी, ये समूह आने के बाद आप जानते ऑक्सीडाइज हो गया, क्लियर। और फिर प्रोकैरियोट से क्या हो गए, यूकैरियोट भी विकसित हुए। प्रोकैरियोट से क्या हुए बेटा, यूकैरियोट भी। तो देखो पृथ्वी के ऊपर मैं आपको कहना चाहता हूँ बेटा कि पृथ्वी के ऊपर सर्वप्रथम पृथ्वी पर वायवीय लाइफ की शुरुआत की, और ये पहला ऑक्सी प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं का सबसे बड़ा समूह है। ऑक्सी प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं का सबसे बड़ा समूह है ऑक्सी प्रकाश संश्लेषी। बोलो हाँ है ना, क्योंकि इससे पहले जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण था तो वो अनोक्सी था। क्या था बताओ, अनोक्सी। तो यह इसलिए आज अपन इसको कह रहे हैं साइनोबैक्टीरिया। पृथ्वी पर वायवीय जीवन की शुरुआत के लिए ये प्रथम ग्रुप जिम्मेदार था। बोलो बेटा हाँ या ना, क्लियर है। अब अपन इसका देखते हैं कि ये जो साइनोबैक्टीरिया है, ये साइनोबैक्टीरिया का आवास क्या है, इसके अंदर कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं। ये जो अदर प्रकाश संश्लेषित जीवाणु थे, बैक्टीरिया थे, उन प्रकाश संश्लेषित जीवाणु से थोड़ा भिन्न, किन किन चीज़ों में भिन्न है, इसका आवास क्या है, इसका रूप कितने रूप में पाया जाता है, और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी स्टडी करेंगे अपन बेटा। यस और नो, बोलो बोलो। तो बिल्कुल ऐसे वर्ड टू वर्ड क्लियर, ठीक है। तो नेक्स्ट आप देखिए बेटा कुछ आगे पॉइंट आपके हैं कि भाई साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए। तो अपन ने कहा कि साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स हैं, यानी साइनो जीवाणु ऑक्सी प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोट्स हैं। पृथ्वी पर एकमात्र प्रोकैरियोट्स जो ऑक्सी प्रकाश संश्लेषण प्रदर्शित करते हैं कौन है बेटा, साइनोबैक्टीरिया। यस। फिर अपन अब इससे रिलेटेड कुछ बातें पढ़ें, जैसे हैबिटेट, आवास। भाई कहाँ ये ज़्यादा पाए जाते हैं, हैबिटेट, आवास। यस बेटा। तो देखो बीजीए अधिकांशतः स्वच्छ जल, फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर एंड स्वच्छ जल होते हैं ना बेटा, मतलब नॉर्मल स्वच्छ जल तालाब, स्वच्छ जल की झील है ना, इनमें। तो आप समझिए कि बीजीए अधिकांशतः स्वच्छ जल, फ्रेश वाटर में मिलते हैं। मोस्टली दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। यस। फिर अपन कहते हैं कि कुछ समुद्री जल में भी, कुछ मैराइन वाटर में, सी वाटर में, मैराइन वाटर या सी वाटर, मतलब कुछ समुद्र जल में भी, तथा कुछ स्थलीय नम स्थानों पर, जो नमी वाले स्थान होते हैं, जहाँ आर्द्रता ज़्यादा होती है, नमी वाले स्थान होते हैं, तो कुछ नम स्थानों पर भी पाए जा सकते हैं। यस। ये बेटा हो गया क्या, हैबिटेट हो गया, आवास हो गया। बोलो हाँ या ना। अब आप ध्यान दो, साइनोबैक्टीरिया जो सेल्स हैं, तो साइनोबैक्टीरिया ऑक्सी प्रकाश संश्लेषी हैं। तो साइनोबैक्टीरिया सेल्स कौन कौन से पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं, यानी पिगमेंट कौन कौन से होते हैं बेटा जी, यस और नो। तो अपन कहते हैं कि भाई जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो निम्न प्रकाश संश्लेषी वर्णक रखते हैं। पहली बात तो बेटा साइनोबैक्टीरिया में प्रकाश स्वपोषी हैं कोशिकाएं, सत्य क्लोरोफिल, पहली बार ट्रिक्लोरोफिल आया। देखो इससे पहले जो बैक्टीरिया थे प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, हरे गंधक जीवाणु, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर यानी बैंगनी गंधक जीवाणु, उनमें वो प्रकाश संश्लेषी थे लेकिन वो अनोक्सी थे, और उनके अंदर वर्णक थे लेकिन सत्य क्लोरोफिल नहीं था, ट्रिक्लोरोफिल नहीं था, है ना। बैक्टीरियल क्लोरोफिल, बैक्टीरियो विरिडीन, बैक्टीरियो परप्यूरिन, ऐसे वर्णक थे। पहली बार सत्य क्लोरोफिल, ट्रिक्लोरोफिल, यस, तो साइनोबैक्टीरिया में, और ये वर्णक है क्लोरोफिल ए ग्रीन। और ये क्लोरोफिल ए किसके समान बेटा, हायर प्लांट, उच्च पादपों के क्लोरोफिल ए के समान, उच्च पादपों के क्लोरोफिल ए के समान, क्लोरोफिल ए ग्रीन। कैरोटीनॉइड्स येलो कैरोटीनॉइड्स हैं, और स्पेशली इनमें क्लोरोफिल भी पाए जाते हैं, कैरोटीनॉइड भी पाए जाते हैं, और फाइकोबिलिन, मतलब बीजीए ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें लगभग सभी प्रकार के व्रणक बेटा पाए जाते हैं। तो ध्यान सुनना, फाइकोबिलिन्स एक कैटेगरी होती है व्रणक की, फाइकोबिलिन्स, उसमें आपके आते हैं फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन। तो यहाँ अपन साइनोफाइसी क्लास पढ़ रहे हैं, वैसे रोडोफाइसी में भी होते हैं, लाल शैवालों में भी होते हैं फाइकोबिलिन। वर्णकों में जो ये नीलहरी शैवाल हैं ये लाल शैवाल के समान हैं, हाँ है ना, क्योंकि सबसे आदिमी हो गए, फिर अपन बात रहे कि लाल शैवाल। लेकिन बेटा जब शैवालों के साथ रखा गया था, अब तो प्रोकैरियोट संगठन कारण कहाँ है, 5 जगह उदाहरण में, मोनेरा में। तो बेटा देखो फाइकोबिलिन्स, अगर अपन यहाँ आर लगा दें या कोई बात नहीं सी लगा देते हैं, तो सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोसाइनिन इनका प्रभावी वर्णक है, डोमिनेंट है फाइकोसाइनिन। तो बेटा ध्यान सुनना, फाइकोसाइनिन, तो फाइकोसाइनिन जो ब्लू कलर है ये इनका डोमिनेंट है। ये क्या है बेटा, डोमिनेंट बोले तो प्रभावी,
यानी प्रभावी वर्णक ये इसके अंदर डोमिनेंट प्रभावी वर्णक प्रभावी आर वो सी फाइकोसाइनिन ब्लू कलर ड्यू टू ब्लू ग्रीन अपीयर, इससे नीले हरे ये प्रकट होंगे सी फाइकोसाइनिन। फिर देखो सी फाइकोइरिथ्रिन, तो सी फाइकोइरिथ्रिन कारण ये क्या होंगे रेड कलर के अपीयर होंगे। कैसे होंगे बेटा रेड कलर के, है ना सी फाइव। लेकिन ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है सी फाइकोसाइनिन होता है। तो सामान्य तो ये कैसे दिखते हैं ब्लू ग्रीन नीले हरे, ब्लू ग्रीन दिखते हैं नीले हरे, है ना ये बात होगी बेटा। लेकिन अपन ये कहते हैं कि हमेशा ये सत्य नहीं कि सभी साइनोबैक्टीरिया सभी बीजीए हमेशा ब्लू ग्रीनी दिखाई दें, ब्लू कलर ही दर्शाएं, है ना। ये कहा गया है कि सभी साइनोबैक्टीरिया बीजीए हमेशा ब्लू ग्रीन कलर नहीं दर्शाते हैं। कुछ एक्सेप्शन है जैसे ट्राइकोडेस्मियम, जैसे बेटा ट्राइकोडेस्मियम बोलो हाँ या ना। ये ट्राइकोडेस्मियम समुद्र जल की गहराई में पाया जाता है, समुद्री जल में मैराइन हैबिटेट में थोड़े गहराई पे पाया जाता है ट्राइकोडेस्मियम, यस। और ट्राइकोडेस्मियम में एक्सेस अमाउंट ऑफ आर फाइकोरिथ्रिन, मतलब सी फाइकोरिथ्रिन या आर फाइकोरिथ्रिन। तो देखो इस ट्राइकोडेस्मियम में आर फाइकोइरिथ्रिन या अपने यहाँ लिख दें चलो सी फाइकोइरिथ्रिन ये वर्णक ज़्यादा होता है सी फाइकोइरिथ्रिन। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ आर फाइकोइरिथ्रिन या सी फाइकोइरिथ्रिन। तो बेटा जी आप जानते हो सी फाइकोइरिथ्रिन इसमें ज़्यादा होता है क्योंकि समुद्र में थोड़ा गहराई पे होता है क्रोमेटिक एडेप्टेशन। और बेटा आप जानते हो जैसे थोड़े डेप्थ पे जाते हैं कि सोच जली है तो एकदम सरफेस में होंगे प्लैंकटन पलवक, जैसे जैसे थोड़े गहराई पे जाएंगे तो आप जानते हो कि वर्णक का अनुकूलन होगा। और आप जानते हो प्रकाश जो स्पेक्ट्रम है उसका पराबैंगनी घटक पहुंचेगा। तो पराबैंगनी घटक को लेने में कौन जिम्मेदार होता है फाइकोइरिथ्रिन। जैसे अन्य सेलों में हरे और भूरे सेलों में लाल सबसे गहराई पे, वैसे ये भी थोड़ा सा गहराई पे होता है ट्राइकोडेस्मियम क्योंकि इसमें लाल के भांति वर्णक होता है फाइकोइरिथ्रिन। और फाइकोइरिथ्रिन कारण ये रेड कलर का अपीयर होता है। कैसा होता है रेड कलर, लाल रंग, रेड कलर बेटा। और इसलिए आप जानते हो रेड सी जो लाल सागर या भूमध्य सागर है, आप जानते हो कि जो रेड सी लाल सागर या जो भूमध्य सागर में आपको बताना चाहता हूँ बेटा, तो रेड कलर ऑफ वाटर रेड सी यानी जो लाल सागर भूमध्य सागर के पानी का जो लाल रंग है वो किसके कारण है ट्राइकोडेस्मियम के कारण। किसके कारण है ट्राइकोडेस्मियम। एक बात और, इसलिए सामान्यतः ये जो बीजीए हैं ब्लू ग्रीन कलर के अपीयर होते हैं, लेकिन अगर जल में थोड़ी गहराई पे हों तो कभी कभी रेड भी अपीयर हो सकते हैं। इस इफेक्ट को आप कहते हो गोडिको इफेक्ट। इसको आप क्या कहते हो गोडिको इफेक्ट, जो लाल सेलों में भी आएगा गोडिको इफेक्ट कहते हो। गोडिको इफेक्ट होता क्या है गोडिको इफेक्ट ये होता है बेटा, सीधी सी मैं आपको बात बताऊं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री क्रोमेटिक एडेप्टेशन, ये पूरक वर्णकीय अनुकूलन को दर्शाता है, पूरक वर्णकीय अनुकूलन को। कि जैसे जैसे ये सरफेस से ये जो शैवाल होते हैं ये थोड़े डेप्थ पे जाते हैं वाटर के अंदर, जैसे जैसे बेटा ये थोड़े पानी के अंदर डेप्थ में जाते हैं यानी थोड़ी गहराई पे जाते हैं, तो तुम्हें पता है गहराई पे जाएंगे तो कौन ज़्यादा बढ़ेगा सी फाइकोइरिथ्रिन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि गहराई पे केवल यूवी विकिरण पहुंच सकती है और ज़्यादा गहराई पे ना, तो वो उसको ले सकता है ना। तो इसको आप कहते हो पूरक कॉम्प्लीमेंट्री क्रोमेटिक एडेप्टेशन, पूरक वर्णकीय अनुकूलन। और पूरक वर्णकीय अनुकूलन कारण लाल शैवाल गहराई पे होते हैं, बात को समझे। तो ये गोडिको इफेक्ट ये भी दर्शाते हैं और लाल शैवाल भी दर्शाते हैं। तो जैसे जैसे डेप्थ में जाएगा फाइकोइरिथ्रिन की अमाउंट बढ़ेगी, और फाइकोइरिथ्रिन की अमाउंट बढ़ेगी तो ये रेड कलर का अपीयर होगा। वरना अगर ये स्वच्छ जल में है और सरफेस पे है तो कैसे अपीयर होंगे? केवल ब्लू ग्रीन अपीयर होंगे, केवल नीले हरे प्रकट होंगे। कैसे होंगे बेटा? केवल नीले हरे। तो इस इफेक्ट को आप कहते हो गोडिको प्रभाव। क्या कहते हो बताओ बेटा? गोडिको प्रभाव। बात को समझे। अब अपन कहते हैं कि भाई कैसे जब इसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक हैं, सत्य क्लोरोफिल है, ऑक्सी प्रकाश संश्लेषण है, पिगमेंट हैं, बाहर श्लेष्मा का म्यूसिलेज का आवरण है ताकि जल में सड़े गले नहीं, म्यूसिलेज का आवरण है, तो फिर सारे ऑलमोस्ट कैरेक्टर शैवाल के हैं। तो फिर आपने कैसे 5 जगत अवधारणा में इनको आपने एल्गी से निकाल के साइनोफाइसिस से निकाल इनको साइनोबैक्टीरिया बोल दिया? क्यों बेटा? अभी सेल स्ट्रक्चर देखेंगे, इसकी कोशिका संरचना, तो उसमें कैसा संगठन होगा? प्रोकैरियोटिक संगठन। और ये कहता है 5 जगत, चाहे कोई भी हो, अगर प्रोकैरियोटिक संगठन है तो उसको आप किस किंगडम में रखोगे? मोनेरा के अंदर।
अगर प्रोकैरियोटिक संगठन है तो उसको आप किस में रखोगे? मोनेरा में। यस, तो अब अपन इसकी देखते हैं सेल स्ट्रक्चर, कोशिका की संरचना, कोशिका का संगठन, है ना। और उसके बाद अपन बात करते हैं इसके फॉर्म्स, मतलब रूप किस रूप में पाए जाते हैं। क्लियर? हाँ तो बेटा जी देखिए कि जो सेल स्ट्रक्चर और बीजीए, तो बीजीए का कोशिका संगठन क्या है और कैसे अपन इसको प्रोकैरियोटिक संगठन में सम्मिलित करते हैं या प्रोकैरियोटिक प्रकृति बताते हैं, और फिर अपन अकॉर्डिंग 5 किंगडम 5 जगत के अकॉर्डिंग इसको मोनेरा में सम्मिलित करते हैं। तो देखो बेटा कि जो सेल स्ट्रक्चर है बीजीए की, सेल स्ट्रक्चर कोशिका संरचना, तो आप जानते हो कि कोशिका संरचना में सबसे पहले, कोशिका संरचना में बेटा जी सबसे पहले कोशिकीय आवरण आते हैं। कोशिका संरचना में सबसे पहले क्या आते हैं बेटा? कोशिकीय आवरण, कोशिकीय आवरण, सेल एनवलप, कोशिकीय आवरण। अब बेटा देखो सबसे बाहर वैसे तो अपन बात रहे कि कोशिका आवरण से पहले आप जानते हो म्यूसिलेजिनेसिस शीथ, है ना, श्लेष्म में आच्छादित होता है। कोई भी बीजीय सेल होती है, चाहे वो एकल रूप में हो चाहे कॉलोनी रूप में हो, सबसे पहले जो सेल होती है उस सेल के चारों ओर म्यूसिलेजिनेसिस मतलब श्लेष्म आच्छादित होता है, श्लेष्मीय आवरण होता है, श्लेष्मीय आवरण। यस, श्लेष्मीय आच्छादित होता है ताकि ये जल में सड़े गले नहीं। तो बेटा देखो ये म्यूसिलेजिनेसिस शीथ मतलब श्लेष्मीय आच्छद, श्लेष्मीय आच्छद। तो बेटा आप समझ रहे हो ये कि श्लेष्मीय आच्छद है सबसे पहले। उसके बाद देखो इसके कोशिकीय आवरण स्टार्ट होते हैं, तो सबसे पहले होता है सेल वॉल। तो देखो बेटा इसकी सेल वॉल 2 लेयर में होती है, ग्राम नेगेटिव की तरह ना, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तरह तो सेल वॉल 2 लेयर में होती है। एक आप समझ सकते हो कि आउटर सेल वॉल होती है, आउटर सेल वॉल जो किसकी बनी होती है? लिपोपॉलीसैकेराइड की, LPS, लिपोपॉलीसैकेराइड, लिपोपॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है, लिपोपॉलीसैकेराइड की आउटर सेल वॉल। आउटर सेल वॉल है, आउटर सेल वॉल यहाँ से आउटर सेल वॉल लिपोपॉलीसैकेराइड, LPS, लिपोपॉलीसैकेराइड। यस बेटा। और जो इनर सेल वॉल है, इनर सेल वॉल वो पेप्टिडोग्लाइकेन, इनर सेल वॉल किसका होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन, जो पेप्टिडोग्लाइकेन को होता है इनर सेल वॉल। यस, जैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होता है। यस, तो एक प्रकार का ग्राम ऋणात्मक जीवाणु ही है। फिर देखो बेटा थर्ड आपका सेल एनवलप आ जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो यूकेरियोटिक समान है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन। उसके बाद अपन जो कोशिकीय अधात्री होती है, जो तरल होता है, वो साइटोप्लाज्म आ गया, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। यस और नो बेटा। तो अब आप ध्यान दो यहाँ पर साइटोप्लाज्म आ गया, और सेल बायोलॉजी में आपको अच्छे से क्लियर कर देंगे ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का डिफरेंस, स्ट्रक्चर, सारी बातें। यस। अब देखो कोशिका द्रव्य, तो कोशिका द्रव्य है ये अपन मेम्ब्रेन से प्रोटोप्लाज्म बोल दें, बात को समझे। अब इस साइनोबैक्टीरिया में, इस बीजीए में भी इसकी कोशिका में कोई झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग नहीं है, है ना। कैसा भी कोई भी झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग, यानी बेटा जो झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग, और वो झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग चाहे अंतःपृथ्वी जालिका ER हो, चाहे गोल्जी बॉडी GB हो, चाहे लाइसोसोम हो, लाइसोसोम, और चाहे बेटा वैक्यूल, और फिर जैसे डबल मेम्ब्रेन आपकी चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड लवक जिसमें क्लोरोप्लास्ट भी आता है, ये सारे क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ये कभी भी मतलब प्रोकैट में जैसे नहीं वैसे इसमें भी नहीं होते हैं, किसमें? इस साइनोबैक्टीरिया सेल में। और बेटा आप समझ सकते हो कि ये साइटोप्लाज्म तरल और सीधा न्यूक्लियोइड होता है, यानी यहाँ प्रोटोप्लाज्म ऐसे विभक्त नहीं होता कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, क्योंकि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, केंद्र की झिल्ली इसमें भी नहीं है ना। इसमें भी इसके जनिक पदार्थों को अपन कहते हैं न्यूक्लियोइड या जीनोफोर, है ना। इसको भी अपन क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। यस, वही इंसिपिएंट न्यूक्लियस, आभासी केंद्रक, और उसमें आपका जनिक पदार्थ होता है द्विसूत्री नग्न वर्ताकार DNA, द्विसूत्री नग्न वर्ताकार DNA, द्विसूत्री नग्न वर्ताकार DNA, ये इसका बेटा जेनेटिक मटेरियल होता है, द्विसूत्री नग्न वर्ताकार DNA। बात को समझ रहे हो? तो द्विसूत्री नग्न वर्ताकार DNA इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। क्लियर? यानी वर्ताकार क्रोमोसोम, इसको आप कहते हो न्यूक्लियोइड या जीनोफोर,
यानी इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इंसिपिएंट न्यूक्लियस का मीन होता है आभासी केंद्रक, आभासी केंद्रक। बोलो, बात को समझे? यस। तो केंद्र की झिल्ली का अभाव है, स्टोन प्रोटीन का अभाव है, तो सुविकसित केंद्रक नहीं है, आभासी केंद्रक है, न्यूक्लियोइड जीनोफोर इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, और नग्न वर्ताकार द्विसूत्री डीएनए है, 70S राइबोसोम है, 70S राइबोसोम। अब जो बेटा ये प्रोटोप्लाज्म है, ये प्रोटोप्लाज्म आप समझ रहे हैं कि ये इसका जो प्रोटोप्लाज्म है ये दो पार्ट में है, मतलब दो रूप में है। क्लियर? इस बीजीए का जो प्रोटोप्लाज्म है वो पृथक रूप से दो भाग में डिवाइडेड है। एक अपन बात बेटा क्या आपका होता है क्रोमोप्लाज्म। क्रोमोप्लाज्म का मीन होता है कि जहाँ क्रोमोप्लाज्म मतलब रंगीन पार्ट, और एक आपका है सेंट्रोप्लाज्म मतलब रंगहीन सेंट्रोप्लाज्म। तो देखो बेटा कि जो सेंट्रोप्लाज्म है वो तो ये न्यूक्लियोइड जीनोफोर है। सेंट्रोप्लाज्म जो है ना, सेंट्रोप्लाज्म है ना, मैं से लिखूँ सेंट्रोप्लाज्म, तो ये तो आपका है ये न्यूक्लियोइड जीनोफोर। और ये जो क्रोमोप्लाज्म है, क्रोमोप्लाज्म ये परिधीय है। क्रोमोप्लाज्म क्या है? परिधीय। तो परिधि में जो थाइलेकोइड है, तो अन्य प्रकाश जीवाणु में थाइलेकोइड नहीं होती, वहाँ क्रोमेटोफोर है, ये थाइलेकोइड है, झिल्ली विस्तार है, झिल्लीबद्ध संरचनाएं हैं, कोशिकांग नहीं है ना। कोशिकांग होते भाई क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकोइड होते तब होते हैं, तो आप जानते हैं झिल्लीबद्ध संरचनाएं हैं, कोशिकांग नहीं है, तो थाइलेकोइड है। और थाइलेकोइड के ऊपर ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, और थाइलेकोइड आ गई तो पीएच सेकंड भी आ गया, फोटोसिस्टम सेकंड। तो थाइलेकोइड प्रकाशन वर्णक और सत्य क्लोरोफिल, आपको मतलब क्लोरोफिल एयर ये सारे मैंने आपको बताई दिए। यस, या फाइकोबिलिन्स जो वर्णक सारे प्रकार के इनमें पाए जाते हैं। थाइलेकोइड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, तो ये पिगमेंटेड वाला एरिया है, ये क्रोमोप्लाज्म है, रंगीन क्रोमोप्लाज्म परिधीय भाग। और जो सेंटर केंद्र का भाग है सेंट्रोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियोइड जीनोफोर। बात को समझे? इसके अलावा तुम जानते हो कि ऑक्सी प्रकाश संश्लेषी हैं, तो दिन के अंदर अपना बात की जैसे प्रकाशन करेंगे तो सतह पे फ्लोट करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन गैस वैक्यूल में भर जाती है, और गैस वैक्यूल उनको उत्प्लावनता देती है, तो गैस वैक्यूल पाई जाती है इनमें। जितने भी प्रकाशनित जीवाणु हैं, चाहे वो अनोक्सी हो चाहे ऑक्सी, तो यहाँ तो स्पेशली गैस वैक्यूल होगी आपकी। क्लियर? और 70S राइबोसोम हो गया, एल्फा ग्रेन्यूल होगी, साइनोफाइसिन स्टार्च संचित भोजन है, या ऑयल ड्रॉपलेट, हाँ ना बेटा। तो ये इसकी सारी क्या होगी? कोशिका संरचना होगी। अब सीधी सी बात है कि इसको मोनेरा के अंदर क्यों इंक्लूड किया, ऐसे क्या कैरेक्टर हैं जो इसको प्रोकैरियोटिक संगठन को दर्शाते हैं? तो बेटा जी दिमाग लगाना, देखो सबसे पहले तो इसमें भी जो केंद्रीय की झिल्ली होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सबसे पहले तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी जो केंद्र की झिल्ली है, बात को समझे, केंद्र की झिल्ली है, केंद्र की झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो यहाँ पर क्या है? एब्सेंट है, पहली बात। दूसरी बात देखो यहाँ पर भी बेटा झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग यहाँ पर भी क्या है बेटा? एब्सेंट, जो मैं आपको बता चुका हूँ। यस। तीसरी बात देखो नग्न वर्ताकार डीएनए, तो नग्न वर्ताकार डीएनए का पाया जाना। यस। 70S राइबोसोम का पाया जाना, 70S राइबोसोम का पाया जाना बेटा, बोलो अरे आराम से, 70S राइबोसोम का पाया जाना। और देखो सेल वाल में पेप्टिडोग्लाइकेन का पाया जाना, किसमें? सेल वाल में। बाकी अन्य एल्गी में अदर्स कंपोनेंट होते हैं, सेल्लोज तो होगा ना, सेल्लोज, लेकिन यहाँ नहीं है, पेप्टिडोग्लाइकेन का पाया जाना। तो ये सारे लक्षण ये प्रदर्शित करते हैं कि प्रोकैरियोटिक संगठन है, प्रोकैरियोटिक नेचर, प्रोकैरियोटिक प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए बेटा जी इसको अकॉर्डिंग 5 किंगडम, दो जगत के अकॉर्डिंग, तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोफाइसी, मिक्सोफाइसी प्लांटी जगत के एल्गी में सम्मिलित था, लेकिन अकॉर्डिंग 5 किंगडम प्रोकैरियोटिक नेचर के कारण इसको कहाँ ले गए? मोनेरा जगत में। और यू बैक्टीरिया में बैक्टीरिया और एक अलग ग्रुप साइनो बैक्टीरिया, जो पूर्णतया ऑक्सी प्रकाश संश्लेषी जीवाणु का सबसे बड़ा समूह है, तो जिसने पृथ्वी पर, ये पहले जीवधारी थे जो पृथ्वी पर ऑक्सी प्रकाशन की शुरुआत की थी, है ना, और पृथ्वी पर वायवीय शोषण को, वायवीय जीवन को स्टार्ट किया था। ये बेटा अपन बात की साइनो बैक्टीरिया की ये सेल स्ट्रक्चर हो गई, बोलो हाँ या ना।
100% क्लियर है कि नहीं है? हाँ, लेकिन जो अन्य प्रकाश संश्लेषी जीवाणु हैं, जो अनोक्षित हरेगंधक बैंक, उनसे इनमें अलग स्ट्रक्चर क्या है? वहाँ क्रोमेटोफोर, तो यहाँ थाइलेकोइड आ गई, तो पीएच सेकंड आ गया, है ना। वहाँ मतलब आभासी वर्णक बैक्टीरियो क्लोरोफिल ये, यहाँ सत्य क्लोरोफिल, ट्रिक्लोरोफिल एरिए, इसलिए ये ऑक्सी प्रकाश संश्लेषी हैं। बोलो हाँ या ना बेटा? बात को समझ गए? तो मैंने आपको प्रोकैरियोटिक संगठन भी सिद्ध कर दिया, मोनेरा में क्यों रखा ये भी सिद्ध कर दिया, और अन्य जीवाणु, अन्य प्रकाश जीवाणु से थोड़ा भिन्न है, और ये ऑक्सी कैसे है ये भी मैंने आपके सामने प्रदर्शित कर दिया। बोलो हाँ या ना? अब ये एक अकेले कोशिका के रूप में हो सकता है, ये कॉलोनी के रूप में हो सकते हैं, या तंतु में हो सकते हैं। तो 3 रूप इनके अपन पढ़ लेते हैं, फिर अपन बात बढ़ा कि इनका जो स्टोर फूड है, और अपन बात करेंगे कुछ और बातों की। अच्छा, एक बात बता देता हूँ कि इस साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी की सेल के जीवन में कोई चल अवस्था नहीं होती है, कोई भी चल मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं होती है, यानी इसके जीवन में कभी फ्लैजिला नहीं होता है, चाहे वो कोई भी बने, इसके जीवन में कोई फ्लैजिला नहीं होता है। लाल शिवाल और इसके जीवन में कभी कोई फ्लैजिला कसाबी का नहीं, चल अवस्था नहीं होती है। बहुत अच्छा पॉइंट है, बड़ा पॉइंट है। बोलो यस और नो? क्लियर है ये सारा पूरा स्ट्रक्चर? ये बहुत अच्छे से क्लियर करना है ना। और ये क्रोमोप्लाज्म क्योंकि रंगीन, ये सेंट्रोमोप्लाज्म, बात को समझे। और बाकी प्रोकैरियोट सेल में आपको बताया ही था कि भाई केंद्रीय के झिल्ली और झिल्ली प्रवृत्त कोशिकांग नहीं होते हैं। हाँ, झिल्लीबद्ध संरचनाएं हो सकती है, कोशिकांग साइनोबैक्टीरिया में भी नहीं होते हैं। बात को समझे? मेरी बात को अच्छे से समझ गए ना बेटा? बोलो, ऐसे ही हिंदी इंग्लिश एनसेट दोनों रखकर परफेक्ट तैयारी करनी है। बात को समझे? 14 लेक्चर बाद में आप समझ रहे हो कि आपका एक टेस्ट जो आप देंगे वो बहुत मस्त होगा, आपका टेस्ट बढ़िया होगा। टेस्ट में कोई भी चीज़ हो तो वापस आप लेक्चर्स को वापस एनसीईआरटी को देखना, और लेक्चर 15 में आप बहुत वर्ड टू वर्ड क्लियर करना। और वहाँ वायरस विरोध तक ही था, मोनेरा किंगडम पूरा जो आपको बैक्टीरिया उस आप पढ़ा रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया, आगे माइकोप्लाज्मा बाद अपन किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट करेंगे। आगे जो किंगडम पढ़ेंगे वो आपका किसमें आएगा? सेकेंड टेस्ट में। बोलो बेटा जी, सब राजी हो, मस्त हो, बढ़िया पढ़ते रहो। यस। अब देखो बेटा जी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ बीजीए, यानी बीजीए के विभिन्न रूप, यानी किन किन रूपों में पाया जाता है बेटा, है ना। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बीजीए, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरी शैवाल के विभिन्न रूप। यस बेटा। तो सबसे पहले तो आप देखिए यूनिसेलुलर फॉर्म, एक कोशिकीय रूप, यानी केवल पृथक एक सेल के फॉर्म में, तो एक कोशिकीय रूप। तो बेटा देखो, कुछ बीजीए, सम बीजीए ओनली प्रेजेंट इन यूनिसेलुलर फॉर्म, केवल एक कोशिकीय रूप में पाए जाते हैं। कुछ बीजीए केवल एक कोश के रूप में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल आपका क्या होगा? स्पाइरुलिना। क्या होगा बताओ? स्पाइरुलिना, समझ गए ना। और आप 12th में पढ़ा होगा आपको, उसमें सिंगल सेल प्रोटीन का स्रोत है SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। क्यों? क्योंकि ये एडिबल है, खाने योग्य है। क्योंकि बेटा ये क्या है? एडिबल, खाने योग्य। और अपने शुष्क भार का 70% प्रोटीन, सभी एल्गी में अपने शुष्क भार का सबसे ज़्यादा प्रोटीन देने वाला 70% प्रोटीन शुष्क भार का कौन है? स्पाइरुलिना, है ना। हाँ, यूकेरियोट में क्लोरेला, लेकिन संपूर्ण एल्गी में पूछ लिया जाए तो प्रथम नंबर पर कौन है? स्पाइरुलिना। बात को समझे? इसलिए इसको एकल कोशिका का प्रोटीन SCP, सिंगल सेल प्रोटीन में भी इंक्लूड किया गया है। बोलो हाँ, है ना। तो स्पाइरुलिना आप समझ गए। इसके बाद देखो, कुछ बीजीए कॉलोनीय रूप में पाए जाते हैं, है ना। म्यूसिलेज यानी जिलेटिनियस, मतलब श्लेष्मीय आवरण सा रहता है। तो उसमें देखो ये आपके एनाबीना नोस्टॉक, तो ये इस फॉर्म में, ये आपका जिलेटिनियस मीडियम यानी जिलेटिनियस माध्यम, और ये ऐसे सेल्स के रूप में जिलेटिनियस माध्यम, ये आपका होता है माइक्रोसिस्टिस। क्या होता है? माइक्रोसिस्टिस। तो ये बेटा अपन बात बेटा कि कॉलोनियल फॉर्म में, कॉलोनी रूप में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में पाए जाते हैं? कॉलोनी रूप में। अब कुछ बीजीय हैं जो तंतु में होते हैं, फिलामेंटस, है ना। कई सारी सेल एक पंक्ति में, कई सारी सेल्स ऐसे लेयर बाय लेयर, एक पंक्ति में कई सारी सेल्स, अपन बात बेटा की लेयर बाय लेयर, आप जानते हो बेटा कि कई सारी सेल्स एक पंक्ति में ऐसे अरेंज होती हैं, तो इसको आप कहते हो ट्राइकोम। क्या कहते हो? ट्राइकोम। और यह है ओसिलेटोरिया, ये ओसिलेटोरिया। तो ये आपका हो गया फिलामेंटस, तंतु में। तो 3 रूप यहाँ पर हो गए, एक कोशिकीय रूप हो गया,
कोलोनियल रूप हो गया और क्या हो गया, फिलामेंटस। यस। अब अपन बात करते हैं कि इसका कोई उपापचय या विशेष, आप जानते हो कि ये साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ये वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकरण करने की क्षमता तो रखते ही रखते हैं, उसको स्थिरीकृत करके, क्योंकि पहले सनलाइट को एंट्रैप करके लाइट रिएक्शन के थ्रू ATP और स्वयंकारी शक्ति NADPH2 बनाकर फिर CO2 का स्थिरीकरण करते हैं, तो CO2 से कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज बनाने में तो सक्षम ही हैं। साथ में आप जानते हो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का भी फिक्सेशन करने में या वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में भी ये सक्षम होते हैं। कौन? साइनोबैक्टीरिया। बात को समझे? तो कुछ बातें अपन करते हैं। हाँ बेटा देखिए, अब कुछ मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिज्म जो BGA का आपने 3 फॉर्म में भी बताया ना कि भाई यूनिसेलुलर फॉर्म स्पाइरुलिना, कॉलोनियल फॉर्म नोस्टोकैनाबिना और ट्राइकोम या फिलामेंटस तंतु में ओसिलेटोरिया। और वो जो ओसिलेटोरिया है उसकी मेम्ब्रेन में आप जानते हैं कि होमोपोलर बॉन्ड होते हैं प्रोटीन में, तो वो 80 डिग्री तक तापमान गर्म झरनों में वो सर्वाइव कर सकता है। अच्छा सुनो, अब बेटा देखो मेटाबॉलिज्म, तो देखो मैं एक बात बताऊं उपापचय की दृष्टि से कि मोस्ट सेल्फ डिपेंडेड ऑर्गेनिज्म है, मोस्ट सेल्फ डिपेंडेड ऑर्गेनिज्म है ना बेटा। मतलब समझे क्या, सबसे ज़्यादा आत्मनिर्भर है ना, मोस्ट सेल्फ डिपेंडेड ऑर्गेनिज्म, सबसे ज़्यादा आत्मनिर्भर। भाई कैसे? देखो बेटा, ये जो BGA है ये आप जानते हो कि ग्रीन सेल तो हैं ही, ऑलमोस्ट अधिकांश ग्रीन सेल ही हैं, और पिगमेंट हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक, तो सूर्य के प्रकाश को एंट्रैप करेंगे और जो वायुमंडलीय CO2 है उसका फिक्सेशन कर स्थिरीकरण करेंगे और उसको शुगर में कन्वर्ट करेंगे प्रकाश संश्लेषण के दौरान। अपना भोजन स्वयं बनाएंगे ना, भोज्य पदार्थ बना देंगे CO2 का स्थिरीकरण करके, वो तो हो गया प्रकाश संश्लेषण। तब ये स्वपोषी है। क्या है बेटा? स्वपोषी। क्लियर? साथ साथ में देखो मैं आपको बता दूं इसके अलावा क्या कैपेसिटी रखते हैं जो BGA है, उनमें एक क्षमता और पाई जाती है कि वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, है ना। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का क्या करते हैं बेटा, मतलब फिक्सेशन करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं और उसको अमोनियम कंपाउंड, अमोनियम यौगिकों में, या तो अमोनिया में या नाइट्रेट या एमिनो एसिड या नाइट्रेट में उसको कन्वर्ट कर दे, परिवर्तित कर देते हैं। बात को समझे? तो इनके अंदर ये क्षमता भी होती है कि ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में या अदर कंपाउंड में, एमिनो एसिड में, इनमें कन्वर्ट कर देते हैं। इसको आप कहते हो एंटू फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो देखो बेटा ये चीज़ें कैसी होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपको मैं बात बताऊं बेटा कि देखो ये चीज़ें कैसे होती है। क्लियर? और जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण बेटा, बायोलॉजिकल एंटू फिक्सेशन मतलब जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सबसे ज़्यादा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन देखना कि बेटा तुम जानते हो कि जो बायोलॉजिकल एंटू फिक्सेशन है, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, उसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये एक एनएरोबिक है ना, एनएरोबिक AYV प्रक्रम है, एनएरोबिक प्रोसेस है। एनएरोबिक मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला, हाँ या ना। यानी बेटा जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, वो एक एनएरोबिक प्रोसेस है। क्लियर? और इस प्रोसेस के लिए कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड होता है? तो आप जानते हैं इस प्रोसेस के लिए एक एंजाइम रिक्वायर्ड होता है नाइट्रोजिनेज। कौन सा होता है? नाइट्रोजिनेज होता है, नाइट्रोजिनेज। और ये एंजाइम बेटा जी आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ज़्यादा दक्ष होता है, नाइट्रोजिनेज होता है। और ये एंजाइम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बहुत ज़्यादा दक्ष होता है, इफिशियंट होता है। तो देखो बेटा कि BGA में क्या होता है, इसके लिए BGA में देखो बेटा जनरली ये कोशिकाएं, ये BGA एक सेल है, ये चारों तरफ एक इसका आवरण है म्यूसिलेज का, है ना। ये बेटा म्यूसिलेज का आवरण है। क्लियर? तो आप जानते हो श्लेष्म में आच्छादित म्यूसिलेज स्थिति, ये अपन बात करें कि म्यूसिलेज है,
म्यूसिलेज। क्लियर, ये श्लेष्मीय आवरण है। क्या है बताओ? श्लेष्मीय आवरण। तो ये कोशिकाएं क्या होती है बीजे की, आपस में जैसे चिपक जाती हैं कॉलोनी बनाने में, तो ये श्लेष्मीय आवरण होता है। अपन देखो एक सेल का कई में बता दिया, जैसे न्यूक्लियोइड द्विसूत्री वर्ताकार डीएनए होता है ना, द्विसूत्री नग्न वर्ताकार डीएनए, नग्न वर्ताकार डीएनए, और अपन ने बता दिया इसमें जैसे थाइलेकोइड, प्रकाश संश्लेषी वर्णक, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, 17 राइबोसोम, ऐसे अपन ने एक बीजीय कोशिका के सारे घटक बता दिए। अब ये जब आपस में चिपक जाती है तो बीच बीच में कभी कोई टर्मिनल पे, शीर्ष पे, या कभी कोई बीच बीच में कुछ विशिष्टीकृत कोशिकाएं होती है, स्पेशलाइज्ड सेल्स। कुछ विशिष्टीकृत कोशिकाएं होती है, स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिनको आप बोलते हो हेटेरोसिस्ट। क्या बोलते हो बेटा? हेटेरोसिस्ट। तो अपन ऐसे कहते हैं कि कुछ स्पेशली, इनको अपन ऐसे कहें कि कुछ स्पेशलाइज्ड, ये अपन कहें बेटा स्पेशलाइज्ड, ये लो जी स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं। क्लियर, यानी विशिष्टीकृत कोशिकाएं होती हैं, और इन विशिष्टीकृत कोशिकाओं को बीच बीच में जो थिक वॉल्ड होती है ना, ये मोटी भित्ति वाली होती है। इन विशिष्टीकृत कोशिकाओं को, मोटी भित्ति युक्त कोशिकाओं को आप क्या कहते हो बेटा? हेटेरोसिस्ट। क्या कहते हो बताओ? हेटेरोसिस्ट। ये अपन बात रहा कि स्पेशलाइज्ड सेल, विशिष्टीकृत कोशिकाएं होती हैं, ये मोटी भित्ति युक्त, इनको आप क्या कहते हो? हेटेरोसिस्ट। थिक वॉल्ड, मोटी भित्ति, नॉन ग्रीन, अहरित कोशिकाएं, इसलिए विषमपोषी होती हैं, यानी इसमें वर्णक नहीं होते हैं, और ये प्रकाश संश्लेषण भी संपन्न नहीं करती, पोषण की दृष्टि से विषमपोषी होती हैं। ये मोटी भित्ति युक्त नॉन ग्रीन अहरित कोशिकाएं, जिनको आप क्या कहते हो? इन विशिष्टीकृत कोशिकाओं को, मोटी भित्ति कोशिकाओं को आप कहते हो हेटेरोसिस्ट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एनसीईआरटी का, इस टॉपिक का, इस बीजीए का, साइनोबैक्टीरिया का, हेटेरोसिस्ट। सही। तो वैसे देखो नाम क्या पड़ा बेटा, दिमाग लगाएं, नाम क्या पड़ा है? ये सारी एक समान आकार की, यूनिफॉर्म। ठीक है, तो इनसे अलग आकार की, इनसे अलग आकार की, तो इनसे अलग आकार की के लिए देखो क्या नाम पड़ा है? अलग आकार, तो विषम होगी ना, विषम, तो क्या हो गया? हेटेरो। क्या हो गया? हेटेरो हो गया, हेटेरो। अब मोटी भित्तियुक्त, यानी बीजाणुक प्रकृति इसकी, स्पोरिक नेचर होगी ना, स्पोरिक नेचर, बीजाणुक प्रकृति, तो मोटी भित्ति, तो सिस्ट, तो क्या होगी? हेटेरोसिस्ट। तो नेचर क्या होगी? स्पोरिक नेचर। वो जानते हो ना, जैसे प्रतिकूल स्थितियों से बचने के लिए भी मोटी भित्ति स्पोर बनते हैं, तो स्पोरिक नेचर होगी, बीजाणुक प्रकृति। क्या हो गई? बीजाणुक प्रकृति। बोलो हाँ या ना बेटा? अब ये जो सेल्स होती है, ये नाइट्रोजन के लिए तो पारगम्य होती है, लेकिन O2 के लिए अपारगम्य है, ऑक्सीजन के लिए अपारगम्य है। अब बाहर से ऑक्सीजन के लिए अपारगम्य है, और अंदर इन सेल्स में जो ये हेटेरोसिस सेल्स हैं, इनमें PS सेकंड अनुपस्थित होता है अंदर, है ना। PS फर्स्ट तो प्रेजेंट, तो PS सेकंड क्या होता है? अनुपस्थित। तो जल का प्रकाश कण होगा नहीं, तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी अंदर भी ऑक्सीजन नहीं बनेगी। और PS फर्स्ट से केवल प्रकाश, फोटोसिस्टम फर्स्ट से केवल साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, चक्रीय फास्फोरिलीकरण होता रहेगा, तो ATP बनती रहेगी, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में आवश्यक होगी। किसमें आवश्यक होगी बेटा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। तो ये N2 के लिए तो पारगम्य है, लेकिन O2 के लिए क्या है? अपारगम्य, और अंदर भी O2 नहीं बनेगी। बात को समझे? ये हेटेरोसिस्ट। अब इन हेटेरोसिस सेल्स में मैं आपको बता दूं, स्पेशली इन हेटेरोसिस सेल्स में मैं आपको बता दूं बेटा, हेटेरोसिस सेल्स में स्पेशली प्लाज्मिड, या स्पेशली अपन बात रहे कि निफ जीन होती है। क्या होती है बताओ? निफ जीन। निफ जीन नाइट्रोजन, जो आपका इंड्यूसिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन इंड्यूसिंग फैक्टर, निफ जीन होती है। और बेटा ये निफ जीन किसका सिक्रेट करती है? नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ज्यादा दक्ष होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ज्यादा दक्ष होता है। और ये जो नाइट्रोजिनेज है, ये नाइट्रोजिनेज, ये आप जानते हो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ये जो नाइट्रोजिनेज है बेटा, ये नाइट्रोजिनेज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, इस नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने की क्षमता रखता है। कौन है? नाइट्रोजिनेज। ये लो जी, ये नाइट्रोजिनेज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये अमोनिया में बदल दिया, ये सामर्थ्य रखता है ना। तो निप जीन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम, नाइट्रोजिनेज। और ये आप समझ सकते हो कि बेटा नाइट्रोजिनेज एंजाइम
क्या सामर्थ्य रखता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नाइट्रोजनेज एंजाइम, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। बात को समझे? तो ये सारा कार्य कौन करती है? हेटेरोसिस्ट। कौन करती है बेटा? हेटेरोसिस्ट। तो हेटेरोसिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है, बात को समझे। और स्पेशली जो कॉलोनियल सवाल होते हैं, नोस्ट्रोक, एनाबीना, इन सब में अपन बात रहे कि हेटेरोसिस्ट होती है, बात को समझे, ये बात है क्लियर। अब अपन बात करेंगे बेटा, सीधी सी बात है, तो आपने क्या कहा कि भाई उपापचय रूप से ये सबसे ज़्यादा आत्मनिर्भर जीवधारी हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं इनमें क्षमता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनियम कंपाउंड में, अमोनियम यौगिकों में बदलने की। इसके अलावा तुम जानते ही हो कि ये वायुमंडलीय CO2 को मतलब कार्बनिक भोजन बनाने में भी समर्थ हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान। आपने कहा कि जो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक एनारोबिक प्रोसेस है जिसमें कौन सा एंजाइम आवश्यक होता है? नाइट्रोजिनेज। और वो नाइट्रोजिनेज एंजाइम सबसे अच्छा कब क्रिया करेगा? जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के लिए इनमें आप समझ सकते हो कि कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स बनती हैं। इस कंडीशन में आप जानते हो इनके अंदर कुछ लार्ज, बड़ी और स्पेशलाइज्ड कोशिकाएं बनती हैं नोस्ट्रोक में और एनाबीना में। तो इनको तो हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट बीच में भी हो सकती है और टर्मिनल पे भी हो सकती है। और इनकी सेल वॉल ऑक्सीजन के लिए इम्प्रिमेबल होती है, अपारगम्य होती है। और हेटेरोसिस्ट में PS सेकंड एब्सेंट होता है, PS सेकंड एब्सेंट होता है। अतः CO2 का फिक्सेशन, ये एडजॉइनिंग, ये जो जुड़ी हुई कोशिकाएं, अन्य कोशिकाएं हैं, ये करेगी CO2 का फिक्सेशन। ये CO2 का फिक्सेशन नहीं कर पाएगी। और अंदर आप जानते हो PS सेकंड भी नहीं है तो जल का प्रकाश का पठन भी नहीं होगा। तो ये हेटेरोसिस्ट है। इसमें निब जीन होती है जो किसको सक्रिय करती है? नाइट्रोजिनेज को। और नाइट्रोजिनेज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर देता है? अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अरे बोलो बेटा, बात को समझे। तो ये सारी प्रोसेस मैंने आपको बता दी और हेटेरोसिस्ट की सारी आपको मैंने चीज़ें बता दी। और बाकी हेटेरोसिस्ट में जो ऊर्जा बनती है ना, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में ही काम में आ जाती है। आप आगे फिजियोलॉजी में पढ़ोगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में ऊर्जा आवश्यक होती है। 16 ATP की रिएक्शन दे रखी है ना, वो बोलो यस, बोलो बेटा। तो ये मैंने वो आपको A to Z सारी लाइंस यहाँ पर क्लियरली आपको मैंने करवा दी। और इसके बाद अपन बात करते हैं कि ये जो हेटेरोसिस्ट है, ये हेटेरोसिस्ट केवल अपन बात करें कि एंटो फिक्सेशन नहीं, ये बाद में खंडन, फ्रेगमेंटेशन में भी, जब इसका फ्रेगमेंटेशन, खंडन होने में भी ये हेल्प करती है, खंडन में भी ये सहायक होती है। क्या बेटा? हेटेरोसिस्ट, यस। और आप समझ सकते हो कि आप इस BGA की एंटो फिक्सेशन की नेचर से मतलब ये मर्दा के उपजाऊपन को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। बात को समझ गए क्या आप अच्छे से? हैं? तो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हेटेरोसिस्ट के बारे में बहुत अच्छे से आपको मैंने सब कुछ बता दिया। थिक वॉल्ड है, नॉन ग्रीन है ना, विषमपोषी हैं, O2 के लिए पारगम्य हैं, N2 के लिए पारगम्य हैं, है ना, स्पोरिक नेचर है, यस। और बिल्कुल सारी चीज़ विशिष्टीकृत, बड़ी, है ना, लार्ज, स्पेशलाइज, है ना, लार्ज, क्लियर, विशिष्टीकृत, बड़ी, मोटी विद्युत कोशिकाएं हैं। ये सारी बात मैंने आपको बता दी, यस और नो बेटा। अब इसका अपन BGA का 2-3 लाइन जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं। और स्पेशल इन्फॉर्मेशन, विशिष्ट सूचनाएं BGA से रिलेटेड, साइनोबैक्टीरिया से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा देखो इसका संचित भोजन, स्टोर फूड क्या है भैया, लेकिन स्टोर फूड क्या है? तो आप जानते हैं बेटा कि जैसे इसका स्टोर फूड जो संचित भोजन हो, आगे रेड एलगी से थोड़ी समानता दर्शाएगा। तो यहाँ इसका होता है साइनोफाइसियन स्टार्च, उसका होता है फ्लोरिडीन स्टार्च, साइनोफाइसियन स्टार्च, साइनोफाइसियन स्टार्च। और ये एक प्रिमिटिव कार्बोहाइड्रेट है, आदिम स्टार्च है, आदिम कार्बोहाइड्रेट, आदिम स्टार्च, जो ग्लाइकोजन व एमाइलोपेक्टिन की तरह शाखित, ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन की तरह शाखित होता है। बोलो। अब देखो आपने कहा था कि BGA N2 फिक्सेशन करने में समर्थता रखता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में BGA की जातियाँ, लेकिन BGA दोनों ही रूपों में रहता है। देखो बैक्टीरिया भी सहजीवी और मुक्तजीवी, हाँ है ना, लेकिन अब यहाँ BGA दोनों ही रूपों में आपका रहता है। सिम्बायोटिक फॉर्म सहजीवी रूप में भी और फ्री लिविंग स्वतंत्र जीवी भी। एनाबीना और नोस्ट्रोक की कुछ जातियाँ, एनाबीना और नोस्ट्रोक की कुछ जातियाँ सहजीवी रूप में, जैसे आप जानते हो कि एजोला एक जलीय फर्न है, एजोला एक जलीय फर्न है, जानते हो टेरिडोफाइटा से रिलेटेड है एजोला, जलीय फर्न। उसकी पत्तियों में
उसकी पत्तियों में आप जानते हो कि स्पेशली एजोला की पत्तियों में एनाबीना एजोली वो सहजीवी के रूप में रहता है एजोला की पत्तियों में। ऐसे ही साइकस जिम्नोस्पर्म है, साइकस में परवाल जड़ें होती है, कोरेलॉइड रूट होती है। साइकस में क्या होती है? परवाल जड़ें, कोरेलॉइड रूट्स होती हैं। ये ऐसे लिख दें अपन कि साइकस में परवाल जड़ें होती है, साइकस की परवाल जड़ें बोले तो कोरेलॉइड रूट, मतलब साइकस की परवाल जड़ों में, है ना बेटा। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो एजोला जलीय फर्न है, अगर उस एजोला को चावल के साथ उगाया जाए पेडी फील्ड्स में, है ना, राइस फील्ड में, तो एजोला को चावल के साथ उगाया जाए तो चावल की उपज 50% बढ़ जाती है। ये आप पहले RPMT हुआ करती थी, उसमें फिर नीट में हर बार रिपीट क्वेश्चन, तो 50% उपज बढ़ जाएगी, क्योंकि जो एजोला जो एक जलीय फर्न है, एक एक्वेटिक फर्न है, टेरिडोफाइट है, जलीय फर्न, इस एजोला की पत्ती में सहजीवी के रूप में एनाबीना एजोली, और वो क्षमता रखता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करने की। बात को समझे। ऐसे ही साइकस की परवाल जड़ों के अंदर एनाबीना साइकेडी। यस, अब देखो कि ये स्वतंत्र जीवी रूप में भी रह सकता है, फ्री लिविंग, है ना। नोस्टोक एनाबीना की कुछ जातियां और स्पेशली ओलूसीरा और ओसिलेटोरिया, है ना बेटा, तो ये फ्री लिविंग रूप में भी। अब देखो जो अपन बात करते हैं आपके सामने कि जो आलूसीरा है, स्पेशली अपन बात करें कि जो आलूसीरा है, ये ज़्यादातर किस में पाया जाता है? जो पेडी फील्ड है, चावल के खेतों में पाया जाता है, पानी में, चावल के खेतों में पाया जाता है पानी में। कौन? ओलूसीरा, है ना, और बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में, और ये पानी में अंकुरित होता है ना। और बेटा आप जानते हो पानी में अंकुरित होता है और फिर वहाँ एंटोफिक्सेशन करता है चावल की उपज को, ये भी बढ़ा देता है आलूसीरा भी और ओसिलेटोरिया भी, आलूसीरा भी और क्या? ओसिलेटोरिया। बात को समझे, फ्री लिविंग फॉर्म में। क्लियर, ये बात आपकी हो गई। इसके लिए अपन जानते, इसके अलावा देखो बेटा बीजीए कुछ एसिडिक केमिकल, कुछ अम्लीय रसायन भी स्रावित करते हैं। बीजीए कुछ एसिडिक केमिकल, अम्लीय रसायन स्रावित करते हैं जो मृदा की सारता को घटाते हैं, मृदा की सारता को, एल्कलिनिटी को कम कर देता है। जो खाली पड़े क्षेत्र, तुषार भूमि होती है, लवणीय क्षेत्र होते हैं, तो उसमें अपन बात करें कि ये एसिडिक केमिकल सिक्रेट करता है और भूमि की सारता को, एल्कलिनिटी को कम कर देता है। यस, इसके अलावा बेटा आप जानते हैं कि जो बीजीए है, ये अपने सारे इसके जो पॉइंट्स हैं, जितने भी स्पेशल पॉइंट हैं, वो सारे बात मैंने बता दी आपको। और आप समझ पा रहे हैं बेटा कि कुछ बीजीए हरी खाद के रूप में प्रयुक्त होते हैं, कुछ बीजीए किसकी तरह प्रयुक्त होते हैं? हरी खाद के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसके अलावा देखो मैं आपको और बात करता हूँ, इसका अब आ जाएगी हार्मफुल एक्टिविटीज़, हानिकारक कुछ गतिविधियाँ, है ना, हार्मफुल एक्टिविटीज़। तो देखो बेटा वाटर ब्लूम या इसको अपन आगे बोलते हैं एल्गल ब्लूम। तो देखो वाटर ब्लूम क्या होता है? एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ बीजीए, है ना, जो भी प्रदूषित वाटर बॉडीज हैं, यानी बेटा जो नाइट्रेट फास्फेट उद्योग में अब से पहुंच जाते हैं वाटर बॉडीज में, तो जो अपन बात करें कि प्रदूषित जलकाय हैं, झील या नदी, उन प्रदूषित जलकायों में ये बीजीए बहुत ही एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, है ना, एक्सेसिव ग्रोथ करते हैं, अत्यधिक वृद्धि करते हैं, एक्सेसिव ग्रोथ। तो फिर एक ऊपर एक स्कम, ऐसे जानते हो ना, स्कम सा फैल जाता है, ऐसे पपड़ी से हमारा स्कम फैल जाता है, उसको आप कहते हो वाटर ब्लूम। क्या कहते हो? वाटर ब्लूम। साथ ही साथ जैसे ओसिलेटोरिया है, वो कुछ जलीय कायों में प्रदूषण भी करता है। क्लियर बेटा? तो बीजीए से रिलेटेड अपने सारी इन्फॉर्मेशन बता दी आपको। इसके अलावा देखो बीजीए में जनन अपन ने बैक्टीरिया में बता दिया था, बीजीए भी अगर स्पाइरुलिना एकोस के तो बाइनरी फिजन बोलो, हाँ है ना, द्विभाजन वही। हाँ, लेकिन अगर ये कॉलोनियल फॉर्म ये है तो हेट्रोसिस्ट वाला एक तो बात हो गई, या स्पोरिक नेचर हो गई जब अनफेवरेबल कंडीशन हुई तो, या फिर बहुत ही ज़्यादा प्रतिकूल परिस्थितियाँ है तो एकाइनेट, हार्मोगोनिया एकाइनेट बनाता है, हार्मोगोनिया या एकाइनेट। और वही बात कि परफेक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वास्तव में लैंगिक जनन इसमें क्या होता है? एब्सेंट होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट तो है तो क्या बेटा? प्रोकैरियोट, क्योंकि स्टोन प्रोटीन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। यस, तो अपन ने क्या कहा कि अगर अनुकूल परिस्थिति होगी तो मोस्ट कॉमन मेथड क्या होगा? बाइनरी फिजन, वरना क्या हो सकता है? कॉलोनियल और फिलामेंटस फ्रेगमेंटेशन। बात को समझे? और अगर मान लो कि अनफेवरेबल कंडीशन है तो या तो अपन बात रहे हार्मोगोनिया या एकाइनेट। खैर ये एल्गी में जब रिप्रोडक्शन बताएंगे तो उससे रिलेटेड और बता देंगे आपको। बात को समझे? तो ये बेटा अपना साइनोबैक्टीरिया टॉपिक हो गया। बात को समझे?
अब मोनेरा में क्या बचा है? केवल माइकोप्लाज्मा। क्या बचा है बताओ? माइकोप्लाज्मा। यस।